शुद्ध शाकाहारी घर में कोई नॉनवेज खाने वाली लड़की बहू बनकर आ जाए तो ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कभी सोचा है अगर शुद्ध शाकाहारी घर में कोई प्योर चाइनीज बहू आ जाए तब क्या होगा? कुछ ऐसी ही कहानी है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाली रत्ना की उम्र 60 साल है और वो शुद्ध शाकाहारी है। और ऐसी औरत का बेटा MBBS यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने चाइना गया हुआ है। रत्ना का बेटा सूरज भी शाकाहारी है और रत्ना अपनी बेटी पायल के साथ घर में रहती है। पायल बेटी, आज खाने में क्या बनाऊं? लौकी बना दो माँ, बहुत दिनों से लौकी की सब्जी नहीं खाई है। ठीक है बेटी, और अपने भैया को फोन किया? कब लौटेगा वो गधा? नहीं माँ, अभी करती हूँ। पायल रत्ना के सामने सूरज को कॉल लगाती है। सूरज कहता है, 1 हफ्ते में आ रहा हूँ माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। जल्दी से आजा बेटा, यहाँ आते ही तेरी शादी करवा दूंगी। शादी? माँ ये सब मत सोचो, आपके लिए एक सरप्राइज है, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। रत्ना को इंतजार नहीं हो रहा था। उसे बहुत जल्द इस घर में बहू चाहिए थी और उसके बाद पोता। उसके दिमाग में एक आदर्श बहू की पिक्चर पहले से ही छपी हुई थी। गांव की कोकिला शुद्ध शाकाहारी थी और सुबह शाम भगवान का नाम जप करती थी। सीमा कोकिला के बारे में सोच ही रही थी कि तभी कोकिला आ गई। चाची ये लीजिए, घर के उगे हुए लौकी माँ ने भेजे हैं। अरे वाह, मैं तो तेरे बारे में ही सोच रही थी और लौकी की सब्जी ही बनाने जा रही थी। अच्छा हुआ, अब इस ताजी लौकी की सब्जी बनाऊंगी। चाची मैं बना देती हूँ ना, आप आराम कीजिए। नहीं बेटी, रहने दे, 1 हफ्ते में मेरा बेटा आ रहा है। अब तू इस घर में बहू बनकर आने के बाद ही सब्जी बनाएगी। ये सुनकर कोकिला शर्म के मारे भाग गई। शर्मा कर। पागल लड़की। लेकिन रत्ना को कहाँ पता था कि उसके सपनों पर पानी फिरने वाला था। 4 दिन बाद सूरज ने दरवाजा खटखटाया। रत्ना ने दरवाजा खोला और वो बहुत तेज की चौंक गई। अरे बेटा, ये कौन है? ये कैसी ड्रेस पहनी है? दिखने में तो यहाँ की नहीं लगती। प्रणाम माँ, ये लीजा है, ये चाइनीज है। निहाओ माँ जी। हाँ नहाओ, मैंने नहा लिया बेटी। नहीं माँ, नी हाओ इसका मतलब है हेलो। अच्छा, हेलो बच्ची, लेकिन ये है कौन? इसके साथ तेरा क्या रिश्ता है? ये मेरी पत्नी है माँ, इससे मैंने शादी की है। क्या बोला तूने? शादी? हमसे पूछे बिना? इसमें पूछने का क्या है माँ? लीजा मुझे पसंद है, इसीलिए कर ली शादी। बाहर के देशों में ऐसा ही होता है। मैं सूरज से प्यार करती हूँ। पायल ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, वो बस खड़ी खड़ी देख रही थी। उसने अब कहा, भैया ये तूने गलत किया है, हम तो कोकिला को इस घर की बहू मान चुके थे। कोकिला? वो तो बहन जैसी है मेरी। खैर छोड़ो, चलो लीजा अंदर चलो। यह है तुम्हारा ससुराल। नाइस ससुराल। मुझे भूख लगी है सूरज। हाँ, मैंने रोटी और बंद गोभी की सब्जी बनाई है। रोटी? मैं रोटी नहीं खाती, मुझे बिरयानी चाहिए। हाँ तो बना लो वेज बिरयानी। वेज बिरयानी? तुम पागल हो क्या? वेज बिरयानी बोलकर कुछ नहीं होता है, उसे पुलाव कहते हैं। मैं तो नॉन वेज खाती हूँ। क्या? अब इस घर में नॉन वेज घुसेगा क्या? हाँ तो क्या हो जाएगा माँ, तुम वेज खाओ, लीजा नॉन वेज खाएगी। सूरज हर बार अपनी पत्नी की साइड ले रहा था। रत्ना कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। सूरज लीजा के लिए चिकन लाने गया और लौटकर सूरज लीजा के साथ बिरयानी बनाने लगा। चिकन की बदबू से सीमा और पायल को उल्टी आने लगी, इसीलिए वो दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। बिरयानी बनाने के बाद लीजा खाना खाने के लिए बैठ गई। सूरज, तूने भी नॉनवेज खाना शुरू कर दिया है क्या? नहीं माँ, मैं तो नहीं खाता हूँ, लेकिन लीजा को बहुत पसंद है। लीजा तुम खाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। भाभी मत खाओ, फेंक दो, बिरयानी में कॉकरोच है। कॉकरोच? कहाँ है कॉकरोच?
लीजा ने बिरयानी के अंदर से कॉकरोच ढूंढा। बिरयानी बनाते वक्त गिर गया होगा। हाँ, लेकिन ये तो अच्छी बात है। मुझे तो लगा था कि यहाँ कॉकरोच मिलेगा ही नहीं। कॉकरोच बिरयानी तो मेरा सबसे पसंदीदा खाना है। ये बोलकर लीजा ने कॉकरोच अपने मुंह में घुसा दिया और वो देखकर सीमा और पायल ने वहीं पर उल्टी कर दी। अरे ये क्या था? तिलचट्टा कौन खाता है? भाभी, ये क्या किया आपने? अब मैं और कभी खाना नहीं खा पाऊंगी। लीजा ने बड़े आराम से कहा। इसमें उल्टी करने वाली क्या बात है? वैसे कुत्तों को भी खाते हैं हमारे यहाँ। ये सुनकर सीमा और पायल ने फिर से उल्टी कर दी। सूरज बाहर आया। अब क्या हुआ? बात क्या है? तेरी बीवी तिलचट्टा खाती है। हाँ माँ, चाइना में कॉकरोच तो फेमस खाना है। कॉकरोच की बिरयानी, कॉकरोच की चटनी। वाह, कॉकरोच की चटनी तो माय फेवरेट। क्या टेस्ट है। ये सुनते ही सीमा और पायल ने फिर से उल्टी कर दी और ऐसे ही उल्टियों का सिलसिला चलता रहा। अगले दिन सुबह सुबह कोकिला रोती हुई चली आई। रत्ना चाची, मैंने सुना कि आपके बेटे ने शादी कर ली है, वो भी चाइनीज लड़की से। हाँ बेटी, क्या करूं, उसने कुछ कहा ही नहीं हमसे। कहाँ है वो लड़की? रसोई में है। कोकिला रसोई में गई और देखा लीजा दीवारों से कॉकरोच पकड़कर बिरयानी में डाल रही है। अरे ये क्या, कॉकरोच बिरयानी? कोकिला ने भी उल्टी कर दी। अजीब बात है, यहाँ सब लोग उल्टियां क्यों करती हैं? लीजा, यहाँ हम सब लोग सिर्फ वेज खाते हैं। तुम इस घर की बहू बन गई हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें इस घर के लोगों का सम्मान तो करना होगा ना। तुम यहाँ कॉकरोच बिरयानी नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? मैं जो चाहे बनाऊंगी, मेरी मर्जी है। नहीं भाभी, ये हम सबका घर है। तुम चिकन मटन खाओ, लेकिन तिलचट्टा नहीं खा सकती हो। मैं तो खाऊंगी, मेरी मर्जी है। लीजा ने बात नहीं मानी। रत्ना शाकाहारी है, लेकिन फिर भी वो लीजा के बारे में सोचकर उसे चिकन मटन खाने की अनुमति दे रही है। लेकिन लीजा थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है। और इस बात पर लीजा और सूरज की बहस हो गई। लीजा ने कहा, शैतान है तुम्हारी माँ। और सूरज गुस्सा हो गया। देखो लीजा, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं, लेकिन मेरी माँ का अपमान मत करना। मैं तो करूंगी, मेरी मर्जी। मैं कॉकरोच खाऊंगी, मैं तिलचट्टा खाऊंगी। क्या करना है कर लो। ईंटों से तो मकान बनता है, घर तो लोगों से बनता है, और उसके लिए सभी को छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज करने ही पड़ते हैं और एक दूसरे को सम्मान देना पड़ता है। लेकिन लीजा अपनी जिद पर कायम थी, इसीलिए सूरज ने उसे चाइना भेज दिया और इन दोनों का डिवोर्स हो गया। इसके बाद रत्ना ने सूरज के साथ कोकिला की शादी करवा दी और घर में सुख और शांति लौट आई। इससे पता चलता है कि कभी कभी अपनी जड़ से जुड़े रहना ही इंसान को शांति प्रदान कर सकता है। और कितनी दूर है जी जगदीश भाई साहब का घर? अनिल बेटा, कितनी दूर दिखा रहा है इस रास्ते से? पापा 2 घंटे का रास्ता मानकर चलो। 2 घंटे अभी बाकी हैं। अच्छा, थोड़ी देर और सुस्ता लेती हूँ। तिलक राज के बहुत ही खास मित्र जगदीश चंद्र की बेटी की शादी थी। लड़के वाले नेपाल रहते थे, इसीलिए जगदीश चंद्र शादी के लिए नेपाल गए थे और उन्होंने तिलक राज को भी नेपाल शादी में आने का न्योता दिया था। इसीलिए तिलक राज अपने परिवार के साथ अपने दोस्त की बेटी की शादी के लिए पहुंच रहे थे, पर अचानक। क्या हुआ ड्राइवर साहब, आपने कार क्यों रोक दी? साहब, आगे रास्ता बंद है, शायद कोई चट्टान गिरी हुई है। अरे अब आगे कैसे जाएंगे? भैया जरा सुनना, ये चट्टान कब तक हटेगी? कब तक रास्ता खुलेगा, कुछ बता सकते हो? भैया कल सुबह तक तो ये रास्ता बंद नहीं रहेगा। अब तो शाम होने वाली है भैया, कल से पहले नहीं खुलेगा। साहब, हमें कल तक इंतजार करना होगा, कल से पहले ये रास्ता नहीं खुलेगा। अब क्या करेंगे, हम तो यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं हैं। जगदीश का फोन नहीं मिल रहा। पापा, यहाँ फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे, लगता है ये कोई गांव है। चाची, पानी भरने के लिए तुम्हें इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? मैं अकेली आ जाती। अरे गीता बिटिया, तू अकेले कितना पानी भर कर लाती और इसी बहाने मेरी थोड़ी सैर हो जाती। बहुत प्यास लगी है बिटिया, जरा सुनना, थोड़ा पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ, ये लो माँ जी, ठंडा ठंडा मटके का पानी पियो। शुक्रिया बेटी।
आप मुझे प्यार से गीता कहो, मेरा नाम गीता है। वैसे आप लोग यहाँ के तो नहीं लग रहे। हाँ, हम लोग दिल्ली से आए हैं। यहाँ काठमांडू में हमारे रिश्तेदार की शादी है, पर ये रास्ता बंद है और सब कह रहे हैं कि कल तक रास्ता खुलेगा। आप सब मेरे साथ मेरे घर चलो। क्यों चाची? अब आप नेपाल में हमारे मेहमान हो तो हम मेहमानों को गाड़ी में तो नहीं छोड़ सकते ना। जी, गीता बिल्कुल ठीक कह रही है। आप सब हमारे घर चलो और रात वहीं रुकना। यहाँ जंगल का इलाका है, जानवरों का खतरा रहता है। उमा, शायद ये लोग ठीक कह रहे हैं। वैसे भी तुम बहुत थक गई हो और रात गुजारने के लिए कोई तो जगह चाहिए ही। अब अनिल बेटा, तुम ड्राइवर के साथ गाड़ी यहीं लगवा दो, हम पैदल ही चलते हैं। आगे तो गाड़ी ले जाना ठीक नहीं रहेगा। अब ठीक है पापा, आप लोग चलो, मैं आता हूँ। सब लोग गीता और उसकी चाची के साथ उनके घर जाते हैं। गीता और उसके चाचा चाची सबकी बहुत सेवा करते हैं। साहब, गीता 2 साल की थी तब इसके माँ बाबूजी इस दुनिया से चले गए। तब से गीता को हमने अपनी बेटी की तरह ही पाला है और गीता ने भी हमें हमेशा माता पिता की तरह ही समझा है। हमारी और भी 2 बेटियां हैं। हम अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। अब बस गीता के हाथ पीले हो जाएं, उसके बाद हम अपनी दोनों बेटियों की भी शादी कर देंगे। वैसे कोई लड़का देखा है आपने? नहीं बहन जी, बस ढूंढ ही रहे हैं। अब हम इतने पैसे वाले भी नहीं हैं कि ज्यादा दहेज दे पाए, पर जितना हो सकेगा हम अपनी बेटी के लिए जरूर करेंगे। अच्छा लड़का मिल जाए तो हमारी चिंता दूर हो जाएगी। इतनी देर में अनिल भी गाड़ी लगवा कर आ जाता है। गीता बिटिया, एक थाली में दाल भात और ले आ। अभी लाई चाची। गीता अनिल के लिए भी दाल भात ले आती है। गीता देखने में बहुत सुंदर थी। अनिल उसे देख रहा था, गीता भी उसे देख रही थी। सब लोग बातें करने लगते हैं। उमा को समझ आ रहा था कि सचमुच नेपाल में आकर उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो किसी पराये देश आए हैं। बहुत अच्छे से गीता और उसके चाचा चाची मिलकर सबकी सेवा करते हैं। अगले दिन वहां से जाने से पहले उमा गीता के चाचा चाची से बोली, बहन जी, हमें गीता बहुत पसंद आई है। हमारी अनिल से बात हुई है। हम वापसी में फिर से आपके घर आना चाहते हैं, पर हम अपनी नेपाली बहू अपने साथ ले जाने के लिए सगाई करके जाएंगे। सच? आपने ये कहकर बिन माँ की बच्ची को बहुत बड़ी खुशी दे दी है। अनिल और गीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। सच, उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। और फिर कुछ समय बाद वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम उमा अपने घर में नेपाली बहू ले ही आती है। बहन जी, आपकी नेपाली बहू तो बहुत सुंदर है। आप एक बार इसके हाथ के दाल चावल और सेल रोटी खाकर देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। हमारी नेपाली बहू ने रसोई संभाली है। अब नेपाल के मशहूर व्यंजन का आनंद लो। लाओ गीता बहू, सबके लिए खाना लगा दो। जी माँ जी, अभी लगाती हूँ। गीता सबके लिए नेपाली व्यंजन परोसती है। सबको गीता के हाथ का नेपाली खाना बहुत पसंद आता है। अरे वाह गीता बहू, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये लो, हमारी ओर से शगुन रखो। हमने तो इससे पहले नेपाली खाना कभी खाया ही नहीं था। आज तुम्हारे हाथों का नेपाली खाना खाकर सचमुच आनंद आ गया। सब लोगों के मुंह से गीता जब अपनी तारीफ सुनती है तो वो बहुत खुश होती है। उमा बहुत खुश थी कि उसके घर में एक बहुत ही संस्कारी और सुशील बहू के कदम पड़े थे, जिससे घर में रौनक आ गई थी। उमा की नेपाली बहू ने आते ही घर और रसोई को इतने अच्छे तरीके से संभाल लिया था कि उमा की सारी चिंताएं दूर हो गई थी। गीता भी खुश थी कि उसे उमा के रूप में प्यार करने वाली माँ जैसी सास मिल गई थी।